Hello everyone, welcome in class of the company law and the lecture series of the company law. Today we are going to discuss on the topic of the membership of company which is mentioned under the section 41. आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कंपनी की सदस्यता, सेक्शन 41. स्टार्ट करते हैं हम लोग. हु आर द जिन कंटेंट्स को आज इंक्लूड किया जाएगा उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हु आर द मेंबर ऑफ द कंपनी. एक कंपनी के मेंबर कौन हो सकते हैं. द सेकेंड विल बी हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. कंपनी का कौन सदस्य हो सकता है. हु मे बी द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. अगेन वी विल फोकस ऑन द मेंबर ऑफ द कंपनी. देन क्वालिफिकेशन, अनिवार्यताएँ या योग्यताएँ. लॉ एंड द मेंबर्स, कंपनी लॉ एंड द मेंबर्स, कंपनी अधिनियम और सदस्य. और लास्ट में डिस्कस करेंगे डिफरेंट केसेस में किन चीज़ों को लेके चलेंगे कि क्या कोई फॉरेनर हो या कोई कंपनी हो या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई ट्रेड यूनियन हो या गवर्नमेंट हो, ये किसी कंपनी की मेंबर बन सकती है या नहीं. कैन all these hold the shares of a company and become a member of a company. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो आगे कंटिन्यू करते हैं. अंडर द मेंबर ऑफ अ कंपनी सेक्शन 41 इसमें दिया हुआ है मेंबर्स का मतलब क्या होता है. अ कंपनी व्हेन इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिफिशियल पर्सन. एक कंपनी जिसको आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है और उसका जब इनकॉर्पोरेशन होता है, समामेलन होता है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल पर्सन कॉल्ड द मेंबर ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी में मेंबर कौन हो सकता है. तो मेंबर वो हो सकता है जो कंपनी में जो नेचुरल पर्सन हो, जो सामान्य मनुष्य हो और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसको लॉ ने या संविधान ने कि कहीं भी मेंबर बनने के लिए अधिकृत किया हो या कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज्ड टू द कंसर्न्ड पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी. देन इनकॉर्पोरेशन यदि है, यदि वो इनकॉर्पोरेशन उसका हो चुका है और आर्टिफिशियल पर्सन भी है, यदि वह कृत्रिम व्यक्ति के रूप में भी जानी जाती है, तो भी वो कंपनी की सदस्य हो सकती है. आगे कंटिन्यू करते हैं. हु आर द मेंबर ऑफ अ कंपनी. कंपनी में मेंबर कौन हो सकता है. तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी एंड एंटर्ड एज अ मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर. ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ ये सोचे कि उसने कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर लिया है, उसने किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर दिया है, तो नाउ he has the all rights, voting rights and participate in the meeting. तो ऐसा नहीं है. जब तक कंपनी के रजिस्टर में, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि आरओसी का जो रजिस्टर है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के मेंबर रजिस्टर में सदस्य सूची में जब तक उसको एंटर न किया जाए, उसके नाम को रिकॉर्ड न किया जाए, उसको मेंबर नहीं माना जाएगा. तो दैट इज़ द बेसिक थिंग टू बिकम एज अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी कि उसका नाम रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए. कब होना चाहिए. आफ्टर सब्सक्राइबिंग द नंबर ऑफ शेयर्स. आफ्टर सब्सक्राइबिंग द नंबर ऑफ शेयर, जैसा हम लोगों ने कहा था कि शेयर का अलॉटमेंट तभी किया जाता है जब कोई शेयर का एप्लीकेंट, अंशों के लिए आवेदन करने वाला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब जितना नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 90% उसने एज अ सब्सक्रिप्शन चार्ज पे कर दिया हो, उसने सब्सक्रिप्शन की राशि का भुगतान कर दिया हो, और तब वह कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकता है. यदि 90% से कम उसने पेमेंट किया है तो वो उसको शेयर अलॉट नहीं होंगे. ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं. तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पार्षद सीमा नियम में जो सब्सक्राइबर चार्ज मेंशन किया गया है अप टू 19% ऑफ,
द शेयर कैपिटल। तो 90% यदि इशूड कैपिटल का सब्सक्राइब किया जा चुका है तभी शेयर का अलॉटमेंट होता है, अदरवाइज़ कंपनी शेयर का अलॉटमेंट रिफ्यूज़ कर सकती है। कंपनी चाहे तो अंशों का आवंटन नहीं करेगी। तो पहली चीज़ ये हो गई कि नाम जब तक रजिस्टर में मेंशन नहीं होगा और नाम की एंट्री नहीं होगी तब तक उसको मेंबर नहीं माना जाएगा। सेकेंड चीज़ क्या है, एवरी अदर पर्सन हु agrees in writing to become a member of a company and whose name is entered in the register of members। वह व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया हो और साथ ही साथ में उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर्ड हो चुका हो, जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एंटर हो चुका है, वह कंपनी का सदस्य माना जाएगा। ही ट्रीट एज अ मेंबर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट है एवरी पर्सन होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल। एवरी पर्सन होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी। यदि कोई व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जो समता अंशधारी है, तो समता अंशधारी हो पहली शर्त। दूसरा, उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में बेनिफिशियर ओनर के रूप में, लाभ प्राप्त करने वाले के रूप में यदि उसका नाम एंटर्ड है तो भी उसको कंपनी का मेंबर माना जाएगा। इट मीन्स 3 कंडीशंस MOA के हिसाब से आपने सब्सक्राइब किया हो और आपका नाम रजिस्टर्ड हो। MOA मतलब 90% आपने सब्सक्राइब किया हो, शेयर कैपिटल का 90% आपने भुगतान कर दिया हो तो आप माने जाएंगे और आपका नाम रजिस्टर में एंटर होना चाहिए। दूसरा, जिसने वह व्यक्ति जो लिखित तौर पे जिसने सहमति दी है कि वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर किया जा चुका है, वो भी कंपनी का मेंबर माना जाएगा। और थर्ड सिचुएशन, वो व्यक्ति जो इक्विटी शेयर होल्डर जिसने होल्ड किए हुए हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, समता अंशधारी है और उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में, डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में जमाकर्ता के रूप में हो और उसको बेनिफिशियरी ओनर माना जाता हो, जिसको उसको लाभ प्राप्त करने वाले सदस्य के रूप में जिसका नाम एंटर किया गया हो, रिकॉर्ड किया गया हो, उसको भी कंपनी का सदस्य माना जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। हु कैन बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी। कौन कंपनी का शेयर होल्डर माना जा सकता है? तो हम लोगों ने 3 कंडीशन अभी देखी, अब यहाँ पढ़ेंगे। शेयर होल्डर्स आर नोन एज द मेंबर ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर्स या कंपनी के अंशधारी ही कंपनी के स्वामी माने जाते हैं या मेंबर माने जाते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एनी पर्सन कैन बिकम अ मेंबर एंड अ पर्सन कुड मीन एन इंडिविजुअल। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति हो, बॉडी कॉरपोरेट, जो किसी निगम की संस्था, निगमीय संस्था हो, या फिर एसोसिएशन और एन एसोसिएशन जो संघ के रूप में कार्य करती हो या संस्था के रूप में कार्य करती हो। तो तीन तरह की चीज़ कंपनी एक्ट में मेंशन की गई है। पहला, वो पर्सन जो इंडिविजुअल हो, व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य हो सकता है ऑन द इंडिविजुअली बेसिस, बीइंग अ नेचुरल पर्सन, एक सामान्य मनुष्य होने के कारण। दूसरा, यदि वो कॉरपोरेट बॉडी है, निगमीय संस्था है, एंड एन एसोसिएशन, और यदि वो कोई संघ है या कोई एसोसिएशन है तो भी उसको हम लोग कंपनी का मेंबर मानेंगे। तो जितना भी आगे का हम लोग का डिस्कशन है वो इन्हीं 3 पॉइंट्स पे होगा कि वो इंडिविजुअल है या नेचुरल पर्सन है, या वो कॉरपोरेट बॉडी है, या फिर वो कोई एसोसिएशन है, तब हम उसको किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर मान सकते हैं। इसको इस तरह से समझिए, यदि कॉरपोरेट बॉडी है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं पे रजिस्टर्ड होगी, किसी न किसी एक्ट के तहत में उसका पंजीयन किया गया होगा। यदि वो एसोसिएशन है तो भी वो रजिस्टर्ड होगी, वो किसी भी एसेट को परचेस कर सकती है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, खरीद सकती है। तो जब कोई कॉरपोरेट बॉडी होगी तो उसकी तो लीगल एंटिटी है ही, उसका तो वैधानिक अस्तित्व है ही, और यदि इंडिविजुअल है तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी में आएगा, वो पृथक वैधानिक अस्तित्व में आएगा। तो ये तीनों केसेस में
हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इन तीनों बिहाफ पे, तीनों बेसिस पे कंपनी का मेंबर कौन हो सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं फिर से। हु मे बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हम लोगों ने पढ़ा। यदि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब कर लिए हों, यदि एप्लीकेंट ने, आवेदनकर्ता ने या शेयर होल्डर ने 90% सब्सक्रिप्शन चार्ज पे कर दिया हो, अभिदान की राशि 90% तक भुगतान कर दी हो, तो वो मेंबर हो सकती है। बाय एप्लीकेशन एंड द अलॉटमेंट, यदि किसी व्यक्ति को, शेयर होल्डर्स को, एप्लीकेंट को शेयर का अलॉटमेंट किया जा चुका है, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जा चुका है, कंपनी की मेंबर मानी जाएगी। एग्रीइंग टू बिकम अ डायरेक्टर, यदि व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है या कोई व्यक्ति जो डायरेक्टर बनने की संस्तुति देता है वो भी कंपनी का मेंबर होगा। बाय द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र किसी अदर पर्सन को करता है तो भी जो अदर पर्सन होगा वो, या फिर जो पुराना व्यक्ति है जिसने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़रर और द ट्रांसफ़री, ये दो हम लोगों ने पढ़ा था। तो यदि ट्रांसफ़रर का नाम रजिस्टर में एंटर है तो ट्रांसफ़रर मेंबर माना जाएगा, और यदि ट्रांसफ़री का नाम एंटर किया जा चुका है पुराने व्यक्ति के नाम को रिमूव करके, तो वहाँ पर नया जो पर्सन होगा जिसको ट्रांसफ़र किए गए हैं शेयर्स को, वो मेंबर कहलाएगा। एंड बाय होल्डिंग आउट एज अ मेंबर और बाय द स्टॉपेल्स, तो ट्रांसमिशन का भी केस हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन में यदि कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंडेड हो जाए या फिर डेथ हो जाए, तो तीनों ही हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी अंडर द सेक्शन 58 कि 58 के तहत में यदि ये सब चीज़ें हैं तो ट्रांसमिशन कंपनी शेयर्स का किसी और को कर सकती है, हेयर्स को कर सकती है, या उसके उत्तराधिकारी को कर सकती है, या जो नॉमिनी है उसको कर सकती है। और यदि ये केसेस नहीं हैं तो कंपनी अपने हिसाब से किसी भी पार्टी को, किसी भी अदर पर्सन को शेयर्स का ट्रांसमिशन कर सकती है। ये हम लोगों ने अंडर द ट्रांसमिशन के केस में पढ़ा था। और इस तरह से एक कंपनी में मेंबर हो सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर, एक मेंबर बनने के लिए किन किन क्वालिफिकेशंस की होती है? तो द कंपनी लॉ डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी डिसक्वालिफिकेशन, कंपनी लॉ में कोई भी इस तरह की डिसक्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है या लिमिटेशंस ऐसी नहीं है कि ये व्यक्ति बन सकता है, ये व्यक्ति नहीं बन सकता है। विच वुड डिबार अ पर्सन फ्रॉम बिकमिंग अ शेयर होल्डर, यदि कोई व्यक्ति डिबार हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो भी वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा यदि कंपनी ने उसके नाम को अपने रजिस्टर से नहीं हटाया है। तो दिवालिया व्यक्ति भी या डिबार किया हुआ पर्सन भी कंपनी का सदस्य कहलाता है। कब तक कहलाएगा? जब तक कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम एंटर है, उसके पास सारे वोटिंग्स राइट्स होंगे, उसके पास सारे मीटिंग्स में जाने के अधिकार होंगे, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। It appears that any person who is competent, ठीक है, competent का मतलब योग्य होना, competent to enter into a valid contract, Contract Act 1872, यदि कोई व्यक्ति अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1800 के तहत वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो किसी भी वैध अनुबंध को करने के लिए योग्य है, तो कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, वो किसी भी कंपनी का मेंबर हो सकता है। कैसे हो सकता है? बाय सब्सक्राइबिंग फॉर द शेयर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर? आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉ एंड द मेंबर्स क्या कहते हैं? लॉ एंड द मेंबर्स कहता है द MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में restrain certain person from acquiring membership in a company in the absence of any express provision about the capacity of person, the provision of contract act will apply। जब तक कुछ स्पेसिफाई न किया जाए, जब तक रिस्ट्रिक्ट ना हो, प्रतिबंधित ना हो, तब तक उस समय की बात अलग है जहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यदि मेंशन किया गया है, पूरी तरह से एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस का मतलब सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है, कौन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। यदि मेंशन नहीं है तो कंपनी लॉ किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है,
कंपनी अधिनियम किसी को बाध्य नहीं, किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। और यदि प्रतिबंध से रिलेटेड, रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चीज़ें एक्सप्रेस की जा चुकी हैं, सब कुछ साफ साफ लिखा जा चुका है कि कौन व्यक्ति या कौन संस्था या कौन सी कॉरपोरेट बॉडी या इस तरह की चीज़ें कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती हैं, तब तक तो वो मेंबर नहीं बनेंगी। यदि मेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल अप्लाई, अनुबंध अधिनियम 1872 वहाँ पे लागू होता है। और कोई भी कॉरपोरेट बॉडी हो, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई भी एसोसिएशन हो, वो या फिर वो व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक वैध अनुबंध करने के लिए, यदि वह योग्य है तो उसको कंपनी अपना मेंबर बना सकती है। लॉ एंड द मेंबरशिप अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वही है यहाँ पर भी, कि कौन कंपनी की मेंबरशिप को एक्वायर कर सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ हियर लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। कैन फॉरेनर सिटीजन होल्ड इंडियन शेयर्स? क्या एक विदेशी व्यक्ति किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकता है? तो ये सोचने की बात है। तो इसका आंसर होगा यस, अ फॉरेन सिटीजन कैन होल्ड द इंडियन शेयर्स, इंडियन कंपनी शेयर्स। वह भारतीय कंपनी के किसी भी तरह के शेयर्स को होल्ड कर सकता है, उसको खरीद सकता है। कैसे खरीदेगा? अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, Companies Act permit foreign citizen to hold the Indian company's shares except he or she not belong to the alien enemy। कोई भी फॉरेनर कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकता है, इंडियन कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकता है, बशर्ते वह हमारी एलियन एनिमी कंट्री का न हो, वो हमारे शत्रु देश का नहीं होना चाहिए। तो बस एक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि फॉरेनर परचेस कर सकता है, होल्ड कर सकता है, मेंबर हो सकता है, लेकिन उसको एलियन एनिमी का, वहाँ का निवासी ना हो, वहाँ का सिविलियन ना हो, तो वो हमारे यहाँ के शेयर्स को परचेस कर सकता है। उसके लिए कहीं कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एलियन एनिमी का मतलब होता है कि वो कंट्री जिसके साथ हमारी वॉर कंडीशन चल रही हैं, जिनके साथ हमारी युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, वो हो सकती हैं। इसमें और एक चीज़ है, हम लोगों ने कहा यस, अ फॉरेनर कैन होल्ड द इंडियन शेयर्स और द इंडियन कंपनी शेयर्स, बट सब्जेक्ट टू कंप्लाइंस ऑफ फेमा। फेमा के नियमों के तहत, फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को देखते हुए, उसके रूल्स को फॉलो करते हुए, एंड दिया हुआ है विथ कॉम्प्लियंस टू द फेमा एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो केस माना जाएगा, ये माना जाएगा एफडीआई का। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कोई भी बाहर का व्यक्ति, यदि वो हमारी एलियन एनिमी कंट्री नहीं है, तो उस मेंबर को फेमा के तहत और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन के तहत वो इंडियन कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकता है। तो दो बात ध्यान में रखिएगा कि वो एलियन एनिमी कंट्री को बिलोंग ना करता हो, वो शत्रु देश का निवासी ना हो। दूसरा, फेमा के रूल्स को फॉलो करना होगा। और तीसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भी नियमों का पालन करना होगा। उसके बाद वो कंपनी के शेयर परचेस कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म। कैन अ पार्टनरशिप फर्म और द होल्ड द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी? क्या कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकती है? तो ध्यान में रखिएगा कि पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? क्योंकि हम लोगों ने कहा कि जब पार्टनरशिप डीड बनती है तो सारे मेंबर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। सो यहाँ मैंने मेंशन किया है नो, नहीं हो सकती है। क्यों? अ पार्टनरशिप फर्म आइदर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड न हो। 1932 में
साझेदारी अधिनियम 1932 में, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो या न किया गया हो, नॉट बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी इन इट्स ओन नेम। वह अपने पार्टनरशिप फर्म के नाम से किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती है, किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज नहीं कर सकती है। रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पे आपको मैंने मेंशन किया है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी पृथक वैधानिक अस्तित्व इनका नहीं होता है। दे आर लाइबल फॉर द पार्टनरशिप, ऑल आर लाइबल फॉर द पार्टनरशिप एक्टिविटीज, सभी साझेदारी कार्यों के लिए बराबर जिम्मेदार होते हैं। जबकि कंपनी में आपने देखा होगा कि कंपनी हैज़ द सेपरेट लीगल एंटिटी बाय हिज मेंबर, एक कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो अपने सदस्यों से अलग होता है या अंशधारियों से अलग होता है। तो यहाँ पे जब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो ये मेंबर नहीं बन सकता है। बट में क्या है? बट दिस डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द पार्टनर्स फ्रॉम होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी। लेकिन कंपनी लॉ में ये कहीं नहीं लिखा है कि पार्टनर शेयर नहीं ले सकते हैं, फर्म शेयर नहीं ले सकती है, लेकिन पार्टनर्स फर्म के शेयर को ले सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, कैन पार्टनर्स होल्ड शेयर्स और बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी, क्या पार्टनर शेयर्स को ले सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, पार्टनर्स कैन होल्ड द शेयर्स और बिकम द मेंबर ऑफ एनी कंपनी। कैसे? बिकॉज रीज़न इसका क्या है? इंडिविजुअल कैपेसिटी, द रूल इज़ द इंडिविजुअल कैपेसिटी, वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता पे या नेचुरल पर्सन होने के नाते कंपनी के शेयर्स को ले सकते हैं। हम लोगों ने कहा था कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने के लिए योग्य होना चाहिए। दूसरा कहा था कि यदि उसके पास इंडिविजुअल कैपेसिटी है या नेचुरल पर्सन है या कॉरपोरेट बॉडी है या फिर कोई एसोसिएशन है जो किसी तो वो कंपनी के शेयर्स ले सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों को उसमें से एक चीज़ मिल रही है, वो है आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी। और नेचुरल पर्सन वह एक सामान्य मनुष्य भी है, प्राकृतिक मनुष्य भी है, और दूसरी चीज़ उसके पास इंडिविजुअल कैपेसिटी है, वो व्यक्तिगत क्षमता पर कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकता है। इट्स अलाउड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द मेंबरशिप ऑफ एनी कंपनी। तो इनको शेयर मिल सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। Can LLP partnership firm section 8 which is registered under the section 8 hold share or the become a member of company? तो पार्टनरशिप फर्म नहीं ले सकती है, पार्टनर्स ले सकते हैं। क्या LLP ले सकती है? तो LLP को पहले समझिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। कुछ ऐसी भी पार्टनरशिप होती हैं जो लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, जिनमें सीमित दायित्व होते हैं। कंपनी साझेदार होंगे, वो कंपनी की एक्टिविटीज़ के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनको हम उत्तरदायी नहीं मानते हैं, उनका पृथक अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी कर सकती है, कैन होल्ड the shares because LLP includes in the corporate body। LLP को हम लोग corporate body मानते हैं। क्यों मानते हैं? which is registered under the section, जो किस सेक्शन में आती होगी? LLP एक्ट अंडर 2008। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से रेगुलेट होती है, इसलिए ये एक कॉरपोरेट बॉडी है और वो कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या लेबर यूनियन होल्ड्स द शेयर्स? सोचने वाली बात है, क्या कोई लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकता है? तो सोचने की बात है, क्या होल्ड कर सकता है? तो यस, यहाँ पे है कि इफ़ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट 1926, यह एक एक्ट 1926 जो बना है लेबर यूनियंस के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, वह उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। तो क्या हुई ये? इट इज़ अ कॉरपोरेट बॉडी
और ये अपनी प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती हैं, ये प्रॉपर्टी को बेच भी सकती हैं, तो इनके पास अधिकार है। तो सो बीइंग अ कॉरपोरेट बॉडी, ट्रेड यूनियन कैन होल्ड्स द शेयर और एंड बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। आगे कंटिन्यू करते हैं। HUF अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोचने की बात है कि HUF में क्या शेयर्स होल्ड कर सकती है। तो HUF को ध्यान से समझिएगा। HUF इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन बट नॉट अ जुरिस्टिक पर्सन फॉर ऑल पर्पज, सो HUF कैन नॉट होल्ड द शेयर ऑफ कंपनी। HUF शेयर्स परचेज नहीं कर सकती है, किसी भी कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, ठीक है। और HUF जो है ये किसी भी कोई कॉरपोरेट बॉडी नहीं है, ठीक। तो कॉरपोरेट बॉडी भी नहीं है तो क्या हो सकता है, कॉरपोरेट बॉडी नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, तो ये परचेस नहीं कर पाएगी। बट शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन रजिस्टर द नेम ऑफ द कर्ता। कर्ता कौन होता है? हु इज़ द बॉस, हु इज़ द सुप्रीम ऑफ द फैमिली। जो कंपनी का सबसे बड़ा होगा, जो कंपनी को संभाल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कर्ता, ठीक। तो कंपनी में कौन ले सकता है? कर्ता शेयर्स को ले सकता है। हेड ऑफ HUF होता है बाय देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। आ गया यहाँ पे टर्म इंडिविजुअल कैपेसिटी, अपने व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर सिर्फ कर्ता मीन्स द हेड ऑफ फैमिली। तो जो फैमिली का हेड होगा वो कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकता है, बट HUF होल्ड नहीं कर सकती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी के ग्राउंड पर, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर सिर्फ कर्ता को मेंबर बनाया जा सकता है, या एक कर्ता किसी भी कंपनी के शेयर को होल्ड कर सकता है, बट HUF नहीं। तो ये कर्ता कर लेगा और HUF को शेयर नहीं मिलेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। कैन अ सोसाइटी होल्ड द शेयर्स? कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई भी अदर सोसाइटी है, तो सीधी सी बात है, जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, सहकारी संस्थाएं होती हैं, ये किसी न किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। तो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो बन के आ गई ये कॉरपोरेट बॉडी। जैसे ही एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ, ये बन गई आपकी कॉरपोरेट बॉडी, और ये सेलिंग कर सकती है प्रॉपर्टीज़ को, और इसको परचेज भी कर सकती है। इट मीन्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन होल्ड द शेयर्स एंड बिकम द मेंबर ऑफ एनी कंपनी। वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर सकती है, खरीद सकती है। क्यों खरीद सकती है? बीइंग अ कॉरपोरेट बॉडी, एक निगमीय या पंजीकृत संस्था होने के कारण। यहाँ पे है एज पर सेक्शन 44 कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी। जो शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो नो रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड अंडर द कंपनी फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबरशिप। कंपनी एक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए कोई भी बाध्यता, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट मीन्स द फुली अलाउड सोसाइटी कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। आगे कंटिन्यू करिए। कैन सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी? क्या पार्लियामेंट या जो केंद्रीय सरकार है वह मेंबर किसी कंपनी की हो सकती है? तो सीधा सा इसका जवाब है यस। क्यों? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी या सब कुछ होल्ड करने वाली, कंपनी एक्ट को बनाने वाली ही होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के थ्रू ही आपका कंपनी लॉ फ्रेम हुआ है। तो जब सारा करता ही पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से ही सारी चीज़ें सैंक्शन हो रही हैं, पास हो रही हैं, तो इसका जवाब होगा कि यस, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन होल्ड्स द शेयर्स एंड बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी बिकॉज पार्लियामेंट इज इंटरेस्टेड। पार्लियामेंट इंटरेस्टेड है किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए, ठीक। तो नो रिस्ट्रिक्शंस इन कंपनी एक्ट फॉर बिकम अ मेंबर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। कैन इंसॉल्वेंट
बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी, क्या एक इंसॉल्वेंट पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है? तो इसका जवाब हम लोग देखेंगे, क्योंकि जैसे ही वो इंसॉल्वेंट होगा वो कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, वो किसी भी तरह का अनुबंध नहीं कर सकता है, अयोग्य हो जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो देखते हैं क्या होता है। तो इंसॉल्वेंट इज़ इनकॉम्पिटेंट टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर बीइंग इंसॉल्वेंट ही कैन नॉट डू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी बिकॉज हिज और द हर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी एग्जॉस्टेड, क्योंकि उसकी अनुबंध की क्षमता या अनुबंध के अधिकार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो हो चुका है इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट अपॉइंट ऑफिशियल रिसीवर ऑन द बिहाफ ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर। दिवालिया व्यक्ति के बिहाफ पे कंपनी एक रिसीवर बिठाती है, निस्तारक को बिठा देती है। किसकी जगह पे? इंसॉल्वेंट मेंबर की जगह पे। रिसीवर के पास क्या आ जाते हैं? वो सारे राइट्स आ जाएंगे, वो सारे रिसीवर हैज़ द राइट्स टू डिस्पोज ऑफ शेयर्स पावर। जैसे ही रिसीवर बैठेगा इंसॉल्वेंट पर्सन के राइट्स उसको मिल जाते हैं। किसको? रिसीवर्स को। और वो उसके शेयर्स को डिस्पोज कर सकता है, बेच सकता है। बट ऑल वोटिंग राइट्स रिजर्व विद द इंसॉल्वेंट। ये तो कोर्ट काम कर रहा है, लेकिन इंसॉल्वेंट पर्सन तब भी कंपनी का मेंबर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इनकॉम्पिटेंट हो गया है, उसको तो नहीं होना चाहिए। यदि रजिस्टर में, मेंबर रजिस्टर में उसका नाम अभी तक जुड़ा हुआ है, इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स में नाम लिखा हुआ है सदस्यों की सूची में, तब तक वह कंपनी का मेंबर माना जाएगा। और ही हैज़ द ऑल राइट्स और वोटिंग पावर्स। वो उसके पास मतदान का भी अधिकार रहेगा, उसके पास पार्टिसिपेशन का भी, मीटिंग्स में जाने का भी राइट्स रहेगा। कब तक? जब तक उसका नाम मेंबरशिप की लिस्ट में जुड़ा हुआ है, जब तक वो सदस्य की सूची में शामिल है। कब नहीं होगा? इफ़ रिसीवर सेल्स और द ट्रांसफ़र द शेयर्स। यदि रिसीवर ने उसके शेयर्स को बेच दिया, तब उसकी अपने आप कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे या शेयर सेल हो जाएंगे, जिसको सेल किया गया उसका नाम रजिस्टर में मेंशन कर दिया जाएगा। या फिर कोर्ट यदि उसके शेयर्स को बिकवा देती है रिसीवर्स के थ्रू, तब भी उसका नाम हट जाएगा। या फिर ट्रांसमिशन का केस हो जाए, या फिर मेंबरशिप जो रहेगी उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसकी मेंबरशिप ऑलरेडी टर्मिनेट हो जाएगी, या कहा जाए कि एग्जॉस्ट हो जाएगी कंपनी के रजिस्टर में से, जैसे ही उसके शेयर्स को मार्केट में किसी अदर पर्सन को बेचा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेंबर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसका नाम रजिस्टर में एंटर है, जब तक रिकॉर्डेड है वो, तब तक वो कंपनी का मेंबर रहेगा। यदि रिसीवर ने उसके शेयर्स को बेच दिया, या कोर्ट ने उसके शेयर्स को बेच दिया, या ट्रांसफ़र कर दिए गए शेयर्स, तो वो मेंबर नहीं रहेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। कैन जॉइंट होल्डर्स और द जॉइंट मेंबर्स बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी? यदि दो व्यक्ति हैं, जॉइंटली जॉइंट होल्डर्स हैं, तो क्या वो मिलके किसी कंपनी के शेयर ले सकते हैं? तो इसका जवाब होगा यस, जॉइंट शेयर होल्डर्स कैन होल्ड शेयर जॉइंटली, बट कंपनी ओनली वन शेयर होल्डर नेम रजिस्टर, सिर्फ एक का नाम रजिस्टर करेगी, और वोटिंग राइट्स भी सिर्फ एक व्यक्ति के पास होगा। इन दोनों में से किसी एक के पास वोटिंग राइट होगा। तो ये कहना कि जॉइंटली शेयर होल्ड नहीं किए जा सकते हैं, तो जॉइंटली शेयर होल्ड किए जा सकते हैं, बट वोटिंग राइट किसी एक मेंबर को होगा, और मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करने का राइट एक ही को होगा जिसके पास वोटिंग राइट होगा। और रजिस्टर में दोनों का नाम एंटर नहीं होगा, दोनों का नाम रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि किसी एक शेयर होल्डर का नाम वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं।
कैन अ कंपनी बिकम अ मेंबर इन द अदर कंपनी, क्या कोई एक कंपनी किसी अन्य कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है? तो इसका जवाब होगा कि कॉरपोरेट बॉडी है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों ही कॉरपोरेट बॉडी हैं, तो कॉरपोरेट बॉडी होने के कारण कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द आर्टिफिशियल पर्सन एंड कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉम्पिटेंट भी है, उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी भी उसकी होती है। सो ऑन दीज ग्राउंड्स अ कंपनी कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। यदि ए कंपनी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यदि ए कंपनी है और यहाँ पर ये बी कंपनी है, तो ए कंपनी बी कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकती है, क्योंकि इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये आर्टिफिशियल पर्सन भी है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉम्पिटेंट भी है। तो तीनों चीज़ें होने से ये शेयर्स को होल्ड कर सकती हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर इट इन कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में इससे रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा कि कोई कैसे कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो ध्यान, मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। बाय सब्सक्राइबिंग द शेयर्स अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नंबर ऑफ शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना है उसको दे दिया गया हो। यदि कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम रिकॉर्ड कर लिया गया हो तो वो कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है। यदि वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यदि वो सेपरेट लीगल एंटिटी में आता है, यदि पृथक वैधानिक अस्तित्व है, कॉरपोरेट बॉडी है, निगमीय संस्था है, या एसोसिएशन है, या आर्टिफिशियल पर्सन है, या नेचुरल पर्सन है, ये कंपनी के शेयर को होल्ड कर सकती हैं। सो थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.